हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन में हम हमारी अमेंडमेंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं विथ रिगार्ड्स टू अवर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने इससे पिछले वाले सेशन में सप्लाई चैप्टर के सर्कुलर्स, एग्जेम्पशन चैप्टर के सर्कुलर्स, कॉम्पोजिशन स्कीम के अमेंडमेंट्स, ये सारे कवर कर लिए थे। इस वीडियो सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन जैसे चैप्टरों में किए गए अमेंडमेंट्स को। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आईटीसी के चैप्टर में देख रहे हैं कहां कहां अमेंडमेंट्स हुए हैं। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं बच्चों, बट थोड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो इंपैक्ट क्रिएट करेंगे हमारी आने वाले एग्जामिनेशन में। इसे समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर हम देखते हैं कि कहां कहां बदलाव हुए हैं। आईटीसी का चैप्टर वैसे भी एग्जाम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम जानते हैं कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो कई सारी कंडीशंस होती है जो आपको सैटिस्फाई करनी होगी, तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, नहीं तो आप अवेल नहीं कर सकते। जिसमें आपको यह भी ध्यान होगा कि आईटीसी के रिलेटेड हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है आईटीसी अवेल करना, दैट इज बुक करना, और दूसरा स्टेप होता है आईटीसी यूटिलाइज करना, दैट इज यूज करना अगेंस्ट योर पेएबल, और तीसरा स्टेप होता है कि अगर आपने गलत तरीके से उसे अवेल या यूटिलाइज किया होगा तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ सकता है अलोंग विथ इंटरेस्ट पेमेंट। ये बातें हम जानते हैं, जिसमें आईटीसी लेने के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो सेक्शन नंबर 16 में दी हुई है। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस में किसी भी तरह के इनपुट्स, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाला है तो वो उस पे आईटीसी ले सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। ये सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस 16 सबसेक्शन 2, 16 सबसेक्शन 3 एंड 16 सबसेक्शन 4 में दी हुई है। जिसमें आपको ध्यान होगा 16 सबसेक्शन 2 में 1 साल पहले तक 4 कंडीशंस होती थी, 16(2)A, 16(2)B, 16(2)C एंड 16(2)D। एंड 16(3) सिर्फ कैपिटल गुड्स की एक कंडीशन होती है जो बड़ी सिंपल होती है कि अगर आपको आईटीसी लेना है तो जब आप उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लेंगे तो एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ दैट जीएसटी का आप डेप्रिसिएशन लेंगे, तभी आपको आईटीसी मिलेगा। यह बात आपको इनकम टैक्स में भी सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेनेशन 9 में एक्चुअल कॉस्ट में पढ़ाई जाती है। एंड 16 सबसेक्शन 4 में एक टाइम लिमिट दी है। टाइम लिमिट टू डू व्हाट? टू अवेल आईटीसी, अवेल नॉट यूटिलाइज। यूटिलाइज करने की कोई समय सीमा नहीं होती है, क्रेडिट अमर होता है, लेकिन अवेल करने की एक समय सीमा होती है। यह मैंने आपको पूरा याद दिलाया। सेक्शन 16 में आप क्या क्या जानते हैं, जिसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट्स हुए हैं और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है। 16 सबसेक्शन 2 का पहले डिस्कशन कर लेते हैं। 4 कंडीशंस आप हमेशा से जानते थे। 16(2)A, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। ये टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जनरली टैक्स इनवॉइस होता है, जिसमें कुछ 5 चीजें होती है जो लिखी होनी चाहिए तो ही आपको आईटीसी मिलेगा। 16(2)B के अंदर लिखा होता है कि वो सामान आपको रिसीव हो गया होना चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। 16(2)C में लिखा होता है कि जो सप्लायर है उस सप्लायर ने टैक्स पे कर देना है गवर्नमेंट को। अगर सप्लायर टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को तभी आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। यानी आपका सप्लायर सरकार को टैक्स भर दे, अगर सप्लायर टैक्स भर देगा तो उस केस में रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16(2)D में आपने पढ़ा होता है रेसिपिएंट को रिटर्न फाइल कर देना होगा, अगर वो रिटर्न फाइल कर देगा तो ही वो आईटीसी ले सकता है। ये ABCD में आपने पढ़ा हुआ है, काफी सालों से ये ऐसा ही है। लास्ट ईयर यहां एक नया कंडीशन डाला गया था, 16 सबसेक्शन 2(AA) क्लॉज AA, जिसके अंदर क्या बोला गया कि अगर वो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा ऑफ द रेसिपिएंट तो ही रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा, नहीं तो हम नहीं देने वाले हैं। 16(2)AA बड़ा सिंपल, आपके GSTR 2B में दिखना चाहिए रेसिपिएंट के, तो ही उसे आईटीसी मिलेगा। ये सारी कंडीशंस क्यूमुलेटिव हैं, सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका भी एक इतिहास रहा है जो हम पढ़ते वक्त डिस्कस करते ही हैं कि पहले तो कोई GSTR 2B जैसा था ही नहीं, GSTR 2A हुआ करता था।
और फिर गवर्नमेंट जीएसटीआर 2 भी लेके आई, विच इज एन ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपके सारे के सारे क्रेडिट्स दिखाई देते हैं जब लोग अपना अपना जीएसटीआर 1 भरते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि इसमें जितना दिख रहा है उसके अलावा एक परसेंटेज और अलाउ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा बोल दिया गया है कि जितना जीएसटीआर 2B में दिख रहा होगा उतना ही मिलेगा, उसके अलावा आपको 1 रुपया आईटीसी मिलने वाला नहीं है। यह बात लास्ट ईयर ऐड हो गई थी 16 to AA में। इस साल इस एग्जाम में एक नई बात और ऐड हुई है, 16 to BA, 16 to BA, 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज BA याद रखना है आपको। और 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज BA में एक और कंडीशन डाली गई है जो हमें यहां पर डिस्कस करनी है। तो इस तरीके से 16.2 में 4 कंडीशन से 5 हो चुकी थी और अब 5 से 6 कंडीशंस हो चुकी है। ये हमारा पहला अमेंडमेंट है जो हमें यहां कवर करना है। और फिर दूसरा अमेंडमेंट क्या कवर करना है, 16 सबसेक्शन 4 में जो टाइम लिमिट टू अवेल है उसमें बदलाव किया गया है। वो अवेल करने की टाइम लिमिट क्या है, नहीं, हमें वो डिस्कस करना रहेगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या चेंज किया गया। तो आईटीसी में सबसे पहले लिखा है कि देखो पिछले फाइनेंस एक्ट ने ही ये बात इंसर्ट कर दी थी कि जब कोई सामने वाला पर्सन जीएसटीआर 1 भरेगा तो ही आपके जीएसटीआर 2B में दिखाई देगा, और वो अपना जीएसटीआर 1 जब भर देगा और आपके 2B में दिखाई देगा तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। तो ये बात नहीं है, ये मैं आपको फ्रेश अमेंडमेंट नहीं बता रहा हूं, ये बात आपको पहले से पता है, खाली वही बात आपको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम सारी कंडीशंस को एक बार क्विकली देख रहे हैं अलॉन्ग विद द फ्रेश अमेंडमेंट, जिसमें 1 जनवरी 2022 से यह बात क्लियरली लिख दी गई रूल 36 सब रूल 4 में, नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37(1). यानी सामने वाले पर्सन ने क्या भरना होगा, जीएसटीआर 1, unless the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in GSTR 1 or using invoice furnishing facility। भाई जो QRMP स्कीम वाले होते हैं वो या तो GSTR 1 भरते हैं या IFF के थ्रू भरते हैं, इनमें से किसी भी थ्रू अगर उन्होंने भरा होगा तो ही आप आईटीसी ले पाएंगे। एंड आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप देख पा रहे हैं किस में, GSTR 2B में। यानी सिंपलीफाई अगर हम इसे कर दे तो क्या हो गया, आईटीसी तभी मिलेगा जब आपकी डिटेल्स जीएसटीआर 2B में दिखाई दे रही है। बस इतनी सी बात, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये बात आप पहले से जानते हैं जो डाला गया 16 सबसेक्शन 2 AA। ये पहले से एग्जिस्ट करता है कि जीएसटीआर 2B में आईटीसी दिख रहा होगा, जो सामने वाले ने जीएसटीआर 1 भरा होगा तभी दिख रहा होगा तो ही आप आईटीसी ले पाएंगे। दिस वॉज वन ऑफ द कंडीशंस। अब एक कंडीशन और ऐड कर दी गई है, ये जो एक और ऐड की गई है ये है 16 to BA। क्या लिखा है इसमें, 16 to BA की जो कंडीशन ऐड की गई है उसमें लिखा गया है, सब्सिक्वेंटली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 2022 a new clause BA has been added to section 16 subsection 2 by Finance Act 2022 to stipulate another new condition for availment of ITC. It provides that ITC in respect of any supply of goods or services or both is available to a registered person only if the details of input tax credit in respect of the supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। ये ऐसा कह रहे हैं कि 16 to BA के अंदर आपको तभी आईटीसी मिलने वाला है जब सेक्शन नंबर 38 के तहत, जिसमें आपको इस आईटीसी के बारे में कम्युनिकेट किया गया है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड होगा तो भले आपके जीएसटीआर 2B में दिख रहा होगा, स्टिल आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। सिंपलीफाई कर देते हैं, सेक्शन नंबर 38 पहले तो समझना क्या है, आपका जीएसटीआर 2B है और कुछ नहीं। सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 फाइल होता है, सेक्शन 38 में आपका जीएसटीआर 2B दिखता है, एंड सेक्शन 39 में जीएसटीआर 3B फाइल किया जाता है जो आपका मेन रिटर्न होता है। तो सेक्शन 38 में जीएसटीआर 2B की बात की जाती है, दैट्स इट, और कुछ बात नहीं की जाती सेक्शन नंबर 38 में। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि सेक्शन 38 के तहत आपको जो कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट के अंदर, उसमें आईटीसी दिख तो रहा है, लेकिन अगर आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दिख रहा है,
यानी कि आपके जीएसटीआर2बी में एक होगा एलिजिबल आईटीसी और एक होगा इनएलिजिबल आईटीसी। अगर वो इनएलिजिबल दिख रहा है तो आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। यानी 16(2)(e) ने क्या बोला था, जीएसटीआर2बी में होगा तो मिलेगा। अब 16(2)(ba) ने क्या बोल दिया, जीएसटीआर2बी में होगा तो मिलेगा, लेकिन जीएसटीआर2बी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं दिख रहा होना चाहिए, इनएलिजिबल नहीं दिख रहा होना चाहिए। अगर इनएलिजिबल दिखेगा तो नहीं मिलेगा। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर इनएलिजिबल क्यों दिखेगा, यानी क्यों जीएसटीआर2बी में कोई चीज इनएलिजिबल दिखाई देगी? तो उसके कई कारण हैं और वो कारण सेक्शन नंबर 38 में डाले गए हैं, जिसमें ज्यादातर चीजों में यही लिखा है हम प्रिस्क्राइब करेंगे। इसका मतलब अभी तक कुछ खास सरकार ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है जो रिस्ट्रिक्टेड में जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अभी से हम फॉलो कर सकते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो टाइम लिमिट होती है 16(4) के तहत, जो अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, अगर उस टाइम लिमिट के बाद सामने वाले ने जीएसटीआर1 में आपका जो सप्लाई है वो डाला होगा और आपके 2B में वो दिख रहा है क्योंकि उसने 1 में डाला, लेकिन उसने 1 में कब डाला, जब आपकी समय सीमा उस क्रेडिट को लेने की जा चुकी थी, तो आपके 2B में दिखेगा तो सही, लेकिन आपके 2B में इनएलिजिबल के कॉलम में दिखाई देगा। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल कि कब सेक्शन 38 के तहत आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये गलती से भी ब्लॉक्ड आईटीसी मत समझना, यहां हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो ब्लॉक्ड आईटीसी होगा। ब्लॉक्ड आईटीसी होगा तो लेना ही नहीं है, तो 17(5) नहीं उसको ब्लॉक किया हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। हम यहां कह रहे हैं ब्लॉक नहीं है, वो इनएलिजिबल है क्योंकि कुछ कंडीशंस है जो सेक्शन 38 बोलती है कि जिसके बेसिस पे हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स इज सामने वाले ने जीएसटीआर1 में डाला तो सही, पर इतना लेट डाला कि आपकी जो टाइम लिमिट जो बुक है उसके बाद आपके जीएसटीआर2बी में वो दिख रहा है। तो वो दिख तो रहा है पर वो इनएलिजिबल होगा, वो अवेलेबल आपको नहीं किया जाएगा। ये हमारा पहला अमेंडमेंट है जो 16(2)(ba) के अंदर किया गया है। इसके बाद हमारे दूसरे अमेंडमेंट पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा अमेंडमेंट है वो किया गया है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 के अंदर। व्हाट इज द अमेंडमेंट इन 16 सबसेक्शन 4? पहले तो 16 सबसेक्शन 4 आपने जो पढ़ा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा हुआ है कि समझो कोई इनवॉइस है या कोई डेबिट नोट है जिसके बेसिस पे मैं आईटीसी अवेल करना चाहता हूं, तो वो इनवॉइस या डेबिट नोट जिस भी साल का है, तो समझो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, समझो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, तो उस 2021 के साल के दौरान का वो इनवॉइस या डेबिट नोट है, तो आप उसका आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हैं? अगले साल के सितंबर महीने के ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अगले साल के सितंबर महीने के ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अगर साल 2021 है तो 20 अक्टूबर 2021 और the actual date of filing of annual return whichever is earlier, जिस भी दिन एनुअल रिटर्न सही में फाइल किया होगा आपने 20 अक्टूबर और उस डेट के दोनों में से जो पहले आएगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। अमेंडमेंट कहां हुआ है? 16 सबसेक्शन 4 में। ये जो आप पढ़ते थे अगले साल के सितंबर महीने के रिटर्न का ड्यू डेट वो हट गया और उसकी जगह डाल दिया गया है अगले साल के 30 नवंबर की तारीख। सिंपल अगले साल के 30 नवंबर की तारीख, इजी कर दिया। तो समझो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इनवॉइस है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इनवॉइस है, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो इनवॉइस या डेबिट नोट है जिसके बेसिस पे आप आईटीसी अवेल करना चाहते हैं, तो आप 30 नवंबर 2023 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, तो जो साल 22-23 का एनुअल रिटर्न आप जिस भी दिन फाइल करेंगे वो डेट वो अभी भी सेम ही है, एक्चुअल डेट ना कि ड्यू डेट, और 30th of November of the succeeding financial year to which the invoice or debit note pertains, whichever is earlier। पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो 16(4) में लिखा है a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which it pertains or furnishing of annual return whichever is earlier। ये था पहले, पर अब ये नहीं रहा। अब उसकी जगह क्या हो गया है? 1 अक्टूबर 2022 से जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल किया गया,
फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल किया गया और ऐसा लिखा गया, a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note after 30th day of November following the end of financial year to which it pertains or furnishing of relevant annual return whichever is earlier. एक क्विक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये समझो आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, दैट इज 1/4/22 से लेके 31/3/23, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। आपका इनवॉइस, ये आपका डेबिट नोट जिसके बेसिस पे आप आईटीसी लेना चाहते हैं, वो इनवॉइस या डेबिट नोट इस साल के दौरान कभी भी बना है, तो आप इस इनवॉइस या डेबिट नोट का जो आईटीसी लेना चाहते हैं उसके लिए अब आपको डेट क्या पढ़नी है, 30 नवंबर 2023। यानी आपके जीएसटीआर 2B में 30 नवंबर 2023 तक दिख जाना चाहिए, क्योंकि अगर 30 नवंबर 2023 तक आपके जीएसटीआर 2B में नहीं दिखा, भूल जाओ, अब आपको मिलने वाला नहीं है, अब आप उसे अवेल नहीं कर सकते। पर ये तो सर एक ही डेट हुई 30 नवंबर 2023, आपने एक और डेट भी तो कही। एक और डेट क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। आप जानते हैं एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में फाइल किया जाता है, उसकी एक्चुअल डेट। अब वो एक्चुअल डेट अगर इससे पहले आ गई तो वो डेट आंसर बन जाएगी, और अगर इसके बाद आई तो 30/11/23 आपका आंसर बन जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आंसर 30/11 ही होगा ना। आप जानते हो ना, एक्चुअल डेट अगर बोली है तो लोग ड्यू डेट तक ही भरते हैं, लोग ड्यू डेट तक का इंतजार करते हैं, उससे पहले थोड़ी भर देते हैं। तो दैट इज वाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग विच एवर इज अर्लियर में आंसर 30/11 होता है। बट एग्जाम्स में तो बोल सकते हैं ना कि समझो हमने एनुअल रिटर्न 12 सितंबर को ही भर दिया और 30 नवंबर आपकी एक डेट है, तो लास्ट डेट क्या हो जाएगी, 12 सितंबर हो जाएगी, तो क्योंकि आपको अर्लियर लेना है। दैट इज द चेंज इन 16 सबसेक्शन 4। हो सकता है ये सुनने के बाद आपके मन में अभी डाउट आ जाए, सर ये वाली जो टाइम लिमिट है ना, ये सिर्फ 16(4) में यूज नहीं होती थी, ये वाली टाइम लिमिट हमने कई और जगहों पे पढ़ी थी। जैसे सर सेक्शन नंबर 34 में भी पढ़ते हैं हम ये टाइम लिमिट। किसके वक्त, क्रेडिट नोट के वक्त, डेबिट नोट के वक्त नहीं, क्रेडिट नोट के वक्त। डेबिट नोट की तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती है ना, क्रेडिट नोट के वक्त। और सर सिर्फ यही नहीं, हम इसके अलावा सेक्शन नंबर 37 में भी पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 39 में भी पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 37 में जीएसटीआर 1 की जो रेक्टिफाई करने की डेट होती है, रिवाइज तो होता ही नहीं है। 39 जीएसटीआर 3B या और कोई भी रिटर्न, उसके लिए भी आप कहते हो कि भाई एक लास्ट डेट होती है। तो सर इन जगहों पे भी अमेंडमेंट हो गया या यहाँ ये पुराना वाला ही है, इन जगहों पे भी अमेंडमेंट हो गया है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, सब जगह अमेंडमेंट किया गया है। तो अभी हम डिस्कस करते करते जब इन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे तब हम रेफर भी कर लेंगे, बट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, मतलब वहां भी ऐसे का ऐसा अमेंडमेंट कर दिया है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 16 के अंदर अमेंडमेंट। तो दो हुए, एक 16(2)BA नया पॉइंट डाल दिया कि अगर सेक्शन 38 के तहत आपको रिस्ट्रिक्टेड जोन में डाल दिया गया होगा तो भले जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, नहीं देंगे आईटीसी। और वहीं सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 के अंदर टाइम लिमिट को अपडेट कर दिया गया है। ये दो चेंजेस सेक्शन 16 में हुए। फिर आता है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, दैट इज ब्लॉक्ड आईटीसी के रिलेटेड एक सर्कुलर आया है। सर्कुलर क्या आया है कि अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड इन केस ऑफ लीजिंग अदर देन लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। बड़ा ही सिंपल सा क्लैरिफिकेशन दिया इन्होंने, ये नहीं भी पढ़ाऊं तो भी आप सही जवाब ही दोगे। ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम 17(5) पढ़ते हैं तो 17(5) में बोलते हैं ना कि अगर लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट है एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड, यानी जिनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ही काम है या जो ड्राइविंग वगैरह सिखाते हैं, ऐसा कुछ है अगर तो नहीं। अदरवाइज अगर लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट होता है तो उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। ये सर्कुलर के तो क्या क्लियर कर रहे हैं कि भाई साहब खाली मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की लीजिंग का ही हमने आईटीसी ब्लॉक किया है, इसके अलावा कोई और एसेट होगी ना, उसका अगर आप लीजिंग करोगे तो उस पे जो जीएसटी लगा होगा उसका आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, उस पे आईटीसी मिलेगा। सर्कुलर निकाल के इन्होंने क्लियर किया है। तो आप कहोगे सर ये तो हमको वैसे भी पता था, सही कह रहे हो, आपको वैसे भी पता था, ये बात ये नहीं भी लिखते तो चलता। तो देखो कंक्लूजन लिखा है, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज नॉट बार्ड इन केस ऑफ लीजिंग अदर देन लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। तो आपने इसके अलावा और कुछ भी लीज पे लिया होगा, कोई मशीनरी लीज पे ली है, कोई मशीनरी ना किसी फैक्ट्री में कोई मशीनरी लीज पे ली है तो उस पे आपको बिंदास आईटीसी मिलेगा, हम उसे नहीं रोक रहे हैं, हमने खाली मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट को रोका है। फिर एक सर्कुलर और आया, ये सर्कुलर लाया गया है अगेन 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट्स के लिए ही। 17(5) में आप कई सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं ब्लॉक्ड आईटीसी में,
जिसको अगर हम क्विकली एक बार देखें तो आप एक मोटर व्हीकल का पॉइंट पढ़ते हैं, एक वेसल एयरक्राफ्ट का पॉइंट पढ़ते हैं, एक मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट के रिलेटेड कोई भी और तरीके का इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस का पॉइंट पढ़ते हैं, और फिर आप एक पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें कई सारे आइटम्स होते हैं, फूड, बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ ट्रीटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, या फिर लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट। एंड इसी पॉइंट में आप एक और पॉइंट पढ़ते हैं, मेंबरशिप ऑफ एनी क्लब, फिटनेस सेंटर वगैरह वगैरह। इसी में आप एक पॉइंट और पढ़ते हैं, क्या कि अगर कोई ट्रैवल बेनिफिट मिला है बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय तो उसका भी आईटीसी ब्लॉक रखा जाएगा। ऐसे आप तीन चीजें पढ़ते हैं। जब आप ये तीन चीजें पढ़ते थे ना, तो यहां इन तीन चीजों को पढ़ने के बाद एक प्रोविजो दिया था, और एक प्रोविजो क्या दिया था कि अगर ये ऊपर दी गई चीजों में से कुछ भी एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉयर ऑब्लिगेटेड है, एक एम्प्लॉयर ऑब्लिगेटेड है ये देने के लिए टू एन एम्प्लॉय एज पर एनी लॉ इन फोर्स। अगर हमारे देश में कोई कानून है और वो कानून कहता है कि इस कानून के तहत एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को ये देना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में ये जो आईटीसी है ना वो अलाउ किया जाएगा, हम उसे ब्लॉक रखने वाले नहीं हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल पढ़ाया जाता था फैक्ट्रीज एक्ट के तहत एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को कैंटीन के थ्रू मेस की फैसिलिटी वगैरह, खाने पीने की फैसिलिटी वगैरह देनी होती है। तो हम कहते थे कि वैसे तो फूड एंड बेवरेज पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन इस सिचुएशन में हम फूड एंड बेवरेज पे आईटीसी ब्लॉक नहीं करने वाले, बिकॉज द एम्प्लॉयर इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इट टू द एम्प्लॉय। तो सर ये तो क्लियर ही है ना, इसमें अमेंडमेंट कहां हुआ? अमेंडमेंट तो बताया ही नहीं आपने। अमेंडमेंट नहीं है, एक सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफाई क्या किया है कि देखो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स क्या है? एक फूड एंड बेवरेज वगैरह 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 बहुत सारी चीजें दी हुई है। दूसरा मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर दिया हुआ है। एंड तीसरा ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन दिया हुआ है। ये 3 मैंने आपको बताया ना, ये 3 दिए हुए थे। अब इसमें कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन ये हुआ कि ये वाली जो बात लिखी है ना, एम्प्लॉयर इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इट टू एम्प्लॉइज, ये वाली बात इन तीनों के लिए है या फिर सिर्फ फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए है या फिर सिर्फ थर्ड वाले पॉइंट के लिए है? ये कंफ्यूजन हुआ। तो जब ये कंफ्यूजन हुआ तो गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाल के बोला कि भाई देखो ये जो प्रोवाइडेड वाली बात है ना, जो प्रोवाइडेड वाली बात है, दैट आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ गुड्स और सर्विसेज शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये सारे के ऊपर एप्लीकेबल है, टू द होल ऑफ दी सेक्शन 17(5)(b) पे एप्लीकेबल किया गया है। मतलब ऊपर दिए गए तीनों में से कोई भी है, ऊपर दिए गए तीनों में से कोई भी है, अगर उसके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला है, कोई लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने जिसमें एम्प्लॉयर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इट टू एम्प्लॉय, तो भी हम उसके ऊपर आईटीसी अलाउ कर देंगे। तो जैसे अब मेंबरशिप ऑफ क्लब है, इसको लेके कंफ्यूजन था कि मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, तो समझो एक कंपनी है, वो कंपनी ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम की मेंबरशिप करवा के दी। तो जिम की मेंबरशिप करवा के दी, तो ये जो जिम की मेंबरशिप कंपनी ने कराई, वो अगर उसने अपनी इच्छा से कराई तो उस जिम की मेंबरशिप के आईटीसी के कोई मिलने वाला है नहीं। लेकिन अगर किसी कानून के तहत कंपनी ने अपने एमडी का जिम का मेंबरशिप कराया था, कोई कानून आया था भाई, कभी स्टेट गवर्नमेंट ले आती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर उस केस में उसे आईटीसी मिल जाएगा। ये क्लैरिफाई किया गया। तो बड़ा ही सिंपल क्लैरिफिकेशन था, कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है मेरे ओपिनियन में, सिर्फ आपके ध्यान में रहना चाहिए, कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आ जाता है रूल 36 सब रूल 2, रूल 42 एंड रूल 43 के अंदर एक छोटा सा जीएसटीआर 2 का जो रेफरेंस दिया था वो हटा दिया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरे जीएसटी लॉ में जहां जहां जीएसटीआर 2 की बात की थी ना, सब जगह से वो हटा दिया है। हर जगह ये एक बेसिक अमेंडमेंट हर जगह हुआ है। तो आपको वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले भी इसके बारे में पढ़ते नहीं थे, इसको इग्नोर ही करते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीएसटीआर 2 कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। वो तो सरकार ने ख्वाब देखा था जब जीएसटी लेके आए थे, और वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि पहले प्रोसीजर ध्यान है ना, हम डिस्कस भी करते हैं ये क्लास में। ये प्लान था कि पहले 1 फाइल होगा, फिर 1 से सामने वाले का 2A आएगा, 2A से वो 2 भरेगा, 2 से सामने वाले को 1A जाएगा, और 1A के बेसिस पे वो 3 भरेगा। लेकिन जब 2A ही ढंग से नहीं हो पाया तो फिर सवाल ही नहीं उठा कि कोई 2 भरा जाएगा,
कोई 3 भरा जाएगा, वो सब इम्पॉसिबल हो गया, वो सारी बातें भूल गए हम। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने अब जाके 5 साल बाद जाके कहा जीएसटीआर 2 जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो जहां जहां भी इसका रेफरेंस दिया था ना, जिस जिस रूल में, हर जगह से हटा दिया, बस दैट्स इट। तो कोई खास काम का नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, रूल नंबर 37 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। सर ये रूल नंबर 37 क्या है? आपने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 पढ़ते वक्त एक सेकंड प्रोविजो पढ़ा होता है। ये सेकंड प्रोविजो आपने पढ़ा होता है। इस सेकंड प्रोविजो में क्या लिखा होता है कि भाई जिस दिन भी इनवॉइस बना, उस इनवॉइस से 180 दिनों के अंदर अंदर, 180 डेज के अंदर अंदर आपको अपने सप्लायर को पूरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस जीएसटी का अमाउंट भर देना है। 180 दिनों के अंदर अंदर आपको भर देना है। अगर आप नहीं भरेंगे तो जो आईटीसी आपने अवेल कर लिया था, उस आईटीसी को हम आपको रिवर्स करने को बोलेंगे, along with interest from the date of availing ITC till it is added back to the output tax liability। ये बात आपने पढ़ी है, ये आपको पता है, जिसमें इसी प्रोविजन में ऐसा लिखा था कि जिस भी महीने में वो 180 डेज खत्म होंगे, उस महीने के जीएसटीआर 2 में रेसिपिएंट को इंटीमेट करना होगा सरकार को कि भाई ऐसे ऐसे 180 दिन हो गए थे इस टैक्स पीरियड में और मैंने पेमेंट नहीं की, इसीलिए मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूं और इसे रिवर्स करके अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दूंगा मैं। ये बात यहां लिखी हुई थी। अब जैसा मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बताया, जब जीएसटीआर 2 आया ही नहीं, तो यहां लिखी हुई बात कि जीएसटीआर 2 में आप इंटीमेट कर देंगे, वो इररिलेवेंट थी। तो इन्होंने इस प्रोविजन में जीएसटीआर 2 को अगेन कट करके क्या कर दिया, जीएसटीआर 3B कर दिया और कहा कि जिस भी टैक्स पीरियड में 180 दिन खत्म होंगे, उस टैक्स पीरियड का जब आप जीएसटीआर 3B भरोगे ना, तो उसमें इंटीमेट करोगे बाय द रेसिपिएंट कि मैंने सप्लायर के पैसे नहीं दिए। दैट इज वाई इसी जीएसटीआर 3B में मैंने जो आईटीसी अवेल कर लिया था, उसे मैं रिवर्स कर रहा हूं। ये एक छोटी सी बात यहां चेंज हुई। बट सर ये तो चलो ना बहुत इजी बात थी, आपने ही कहा 2 की जगह 3B आया तो ठीक है ना, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ा, प्रैक्टिकली तो वो वैसे भी ऐसे ही हो रहा था, सिर्फ लॉ में चेंजेस कर दिए गए। सिर्फ इतना सा नहीं, यहां एक छोटा सा इंपैक्ट और है। इंपैक्ट ये है, पहले यहां लिखा था फ्रॉम द डेट व्हेन द आईटीसी वाज अवेल्ड, फ्रॉम द डेट व्हेन द आईटीसी वाज अवेल्ड टिल द डेट इट इज एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे 18% का ब्याज लगाया जाएगा डे वाइज, सिंपल इंटरेस्ट, ये लिखा था। अब यहां पे बदलाव ये हो गया है कि फ्रॉम द डेट व्हेन यू अवेल्ड आईटीसी की जगह कट फ्रॉम द डेट व्हेन यू यूटिलाइज्ड आईटीसी टिल यू एडेड इट बैक टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसकी बहुत समय से जरूरत थी, जो अब क्लियर कर दिया गया कि भाई जब तुमने अवेल किया उससे नहीं, जब तुमने यूज किया तब से इंटरेस्ट लगना चालू होगा। सही भी है ना? जब तक अवेल किया तो खाली यार बुक करके रखा था, खाली लेजर में था मेरे, यूज थोड़ी हुआ। जब यूज हो जाए तब तकलीफ होनी चाहिए तुमको कि रिवर्स करते वक्त उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। तो गवर्नमेंट ने यहां पर उस बात को बदल दिया। अब ये अमेंडमेंट रीड किया जाता है अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 50, क्योंकि सेक्शन नंबर 50 में इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, उसके थ्रू रीड किया जाता है। तो एक बार क्विकली मैं देख लेता हूं यहां पर एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे इसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। अब देखो यहां क्या लिखा है, रूल 37 प्रोवाइड्स फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। Sub rule 1 and sub rule 2 have been substituted and new sub rule 3 has been omitted with effect from 1/10/2022. Consequently, the amended position of law is as follows. The registered person must pay to the supplier the value of goods and or services along with tax within 180 days from the date of issue of invoice. तो एक बार के लिए ऐसा मानो ना, जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो 2 अप्रैल 2022 है। ये डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 2 अप्रैल 2022 है। तो आपको 180 दिन कैलकुलेट करने हैं, 180 दिन कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करोगे, 2 अप्रैल, तो यानी अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, तो 2 दिन तो हटा दो क्योंकि प्लस 180 डेज कर रहे हैं। तो अप्रैल में 28 दिन हो गए, अप्रैल के बाद मई में 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। अगर मैं सितंबर के 30 दिन ऐड कर देता हूं तो 181 डेज हो जाते हैं, जबकि 180 डेज बोले हैं। यानी व्हाट इज द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है आपका वो 29 सितंबर 2022 हो गया।
29 सितंबर 2022 तक पेमेंट कर देनी है ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अलॉन्ग विद टैक्स। तो वैल्यू प्लस टैक्स दोनों पे कर देना है। कब तक? 29 सितंबर 2022 तक। अगर आपने 29 सितंबर 2022 तक पे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है, वैल्यू प्लस टैक्स दोनों पे करना है। बट अगर आपने 29 सितंबर 2022 तक पे नहीं किया तो क्या होगा? Where a registered person who has availed of ITC of any outward supply fails to pay to the supplier the amounts toward value of supply along with the tax payable thereon within the time limit specified shall pay an amount equal to the ITC availed in respect of such supply along with interest payable under section 50 while furnishing the return in GSTR 3B। यहां पहले लिखा था फॉर्म GSTR 2 for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice। तो date of issue of invoice क्या था? 2 अप्रैल 2022 था। 2 अप्रैल 2022 में 180 दिन आपने जोड़े तो क्या आया? 29 सितंबर 2022 आया। 29 सितंबर 2022 एक्सपायर होते ही कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। सितंबर के महीने में, क्योंकि 180 दिन 29 सितंबर को खत्म हो गए, तो आप डिफॉल्टर कब बन गए? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को डिफॉल्टर बन गए, मतलब सितंबर का महीना। अगर समझो लास्ट डेट आई होती है 180 दिन 30 सितंबर, तो आप डिफॉल्टर कब बनते? 1 अक्टूबर बनते। तो इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, तो 29 सितंबर तक तो चलता ही ना। 29 सितंबर के अगले दिन में डिफॉल्टर बन गया। 29 सितंबर के अगले दिन अगर डिफॉल्टर बन गया, दैट इज 30 सितंबर। तो 30 सितंबर यानी टैक्स पीरियड क्या हो गया? सितंबर। तो सितंबर का GSTR 3B, सितंबर का GSTR 3B यानी वो मुझे कब तक भरना होता है? 20 अक्टूबर तक भरना होता है। 20 अक्टूबर तक भरना होता है। तो मुझे 20 अक्टूबर को जब GSTR 3B भरूंगा तो उसमें इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैंने इसके ऊपर पेमेंट नहीं किया था, तो मैं इसको पे कर रहा हूं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ रहा हूं। और साथ साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कहां से लेके कहां तक लगाया जाएगा वो सेक्शन नंबर 50 में लिखा है, और आपको यही बता रहा हूं सेक्शन नंबर 50 में क्या लिखा है। अब फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजिंग ITC से लेके जिस दिन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हुआ उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट होगा। तो आप इसी क्वेश्चन को पकड़ लो, समझो इसी क्वेश्चन को। 2/4/22 वाज द डेट ऑफ इनवॉइस। 2/4/22 वाज द डेट ऑफ इनवॉइस एंड 180 दिन खत्म कब हुए? 29 सितंबर 2022 को। तो जहां 180 डेज खत्म हुए सितंबर के 30 सितंबर को आप डिफॉल्टर बने, तो 30 सितंबर को तो आपने कहा कि 20 अक्टूबर को आप उसे ऐड करोगे। 20 अक्टूबर को तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 20 अक्टूबर तक। हालांकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू कब से होगा? जिस दिन आपने यूटिलाइज किया। तो यूटिलाइज कब किया होगा आपने? अगर आपको इनवॉइस मिला है 2 अप्रैल को, और हम ऐसा मान लें कि अप्रैल के महीने का सामने वाले ने GSTR 1 वगैरह भरा होगा, आपके GSTR 2B वगैरह में दिखा होगा, और इस तरीके से आपने उसके बाद जाके अवेल किया होगा, तो अवेल आपने कभी भी किया हो, अब फर्क नहीं पड़ता। हम ढूंढने क्या जाएंगे? यूटिलाइज कब किया। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर अप्रैल महीने का इनवॉइस है और सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ होगा, तो आपने यूटिलाइज उसे 20 मई को किया होगा। 20 मई को, समझ आ रही है बात? 20 मई को। क्यों? क्योंकि अप्रैल महीने का रिटर्न आपने 20 मई को फाइल किया होगा। तो अप्रैल महीने का रिटर्न जब आपने 20 मई को फाइल किया होगा, तो आपने 20 महीने को यूटिलाइज किया होगा। 20 मई को यूटिलाइज किया होगा। तो आप 20 मई के बाद से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। 20 मई के बाद से। तो अब आप समझना, 20 मई के बाद से मतलब 21 मई से लेके 20 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, उस पे आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अप्रैल महीने का इनवॉइस था, तो आपने अप्रैल में या मई में जब भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तब आपने अवेल किया होगा। अब अवेल की डेट से मतलब नहीं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं ये मान रहा हूं कि उसे यूटिलाइज किया होगा आपने 20 मई को। 20 मई को यूटिलाइज किया होगा, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहां से शुरू होगा? 21 मई से शुरू किया जाएगा। 21 मई से लेके कहां तक? जब तक आप उसे ऐड नहीं कर देते आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपने कब ऐड किया होगा उसे? 20 अक्टूबर को, यानी सितंबर महीने के अगले महीने की 20 तारीख को किया होगा। एक छोटी सी टाइमलाइन पे इसी चीज को हम फटाफट बना लेते हैं। जैसे समझो इनवॉइस की डेट है 2/4/22, तो मैंने इसे यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज 20/5/22 को, 20/5/22 को, और 2/4/22 से 180 दिन गिने, तो ये कब आया? 29 सितंबर 2022 को। तो डिफॉल्टर में 30 सितंबर को बना, तो सितंबर टैक्स पीरियड हो गया। तो मुझे इसे रिवाइज करना पड़ा।
रिवाइज करूंगा तो मैं ऐसा मान रहा हूं मैंने 20 अक्टूबर 2022 को रिटर्न भरा होगा, 20 अक्टूबर 2022। अगर 19 को भरा होगा तो 19 तक लोगे, 18 को भरा होगा तो 18 तक लोगे, पर मैं मान रहा हूं 20 को भरा होगा क्योंकि वो लास्ट डेट होती है आपकी आइडियली। तो उस दिन आपने उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया होगा, तो आपने इसे रिवर्स कर दिया जीएसटीआर 3B में। अब आपको बोला गया भाई इस पे इंटरेस्ट भी तो दोगे, तो आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है, जो भी जीएसटी का अमाउंट रहा होगा उस पे 18% का इंटरेस्ट होगा। फॉर व्हाट पीरियड? फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजिंग टिल द डेट ऑफ एडिंग इट टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजिंग आप 20/5 नहीं लोगे, उसके अगले दिन लोगे, यानी आपका टाइम पीरियड क्या होगा, 21/5/22 से लेके 20/10/22। नंबर ऑफ डेज निकालेंगे आप, ये नंबर ऑफ डेज यहां डालेंगे, डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, जो अमाउंट आएगा उतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इतने का आपका इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो जीएसटी इंटू 18% इंटू नंबर ऑफ डेज 21/5/22 से लेके 20/10/22 डिवाइडेड बाय 365। और आपको क्रेडिट रिवर्स तो करना ही पड़ा क्योंकि आपने 20/10/22 को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसे ऐड कर दिया। अब ये तो आप कर दोगे, इसके बाद जाके आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई जिससे मेरा क्रेडिट चला गया, तो आपने पेमेंट कर दिया। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, कभी भी करेंगे, तुरंत आपको आईटीसी वापस मिल जाएगा। कभी भी करेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं होती इसकी। तो 2 साल बाद करें, 3 साल बाद करें, जब भी करेंगे हम आईटीसी आपको वापस दे देंगे। इंटरेस्ट तो गया तो गया, वो इंटरेस्ट थोड़ी वापस देंगे, वो तो आपकी गलती थी, वो तो आपको पे करना ही पड़ा, लेकिन हम आपको आईटीसी वापस दे देंगे। इस प्रोविजन के 3 एक्सेप्शंस थे, ये 3 एक्सेप्शंस अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब 180 दिन में पेमेंट नहीं भी किया तो भी आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसी 3 कंडीशंस थी, 3 एक्सेप्शंस थे, वो अभी भी वैसे ही हैं, तो वो आपको ध्यान में ही होंगे। अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो ये प्रोविजन फॉलो नहीं करना है। अगर कंसिडरेशन ही नहीं था, शेड्यूल 1 वाला आइटम था, तो ये फॉलो नहीं करना है। और अगर अमाउंट ऐसा था जो सप्लायर था लायबल पे करने को, बट इट वाज इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, तो भी ये प्रोविजन आपको रीड नहीं करना है। तो वो 3 एक्सेप्शंस अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ये हमारा सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 16 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, जो एक अमेंडमेंट वैसे तो इंटरेस्ट वाले पॉइंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, जो सेक्शन 50 में हम आगे जाके देखते, पर हमने यहीं उसको डिस्कस कर लिया। अवेलमेंट से मतलब नहीं है, यूटिलाइजेशन से मतलब है। इसके बाद रूल नंबर 38 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है, खाली जो जीएसटीआर 2 लिखा था ना उसको कट कर दिया और क्या लिख दिया, जीएसटीआर 3B लिख दिया। और जो रेफरेंसेस दिए थे सेक्शन 41, 42, 43 के, वो भी डिलीट कर दिए। तो क्यों डिलीट कर दिए? क्योंकि ये सेक्शन भी डिलीट हो गए। ये सेक्शन मिसमैच के सेक्शन थे जो हमने बनाए थे ख्वाब देखते हुए कि जीएसटीआर 1, 2, 3 फाइल होगा, पर वो बंद हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने के लिए, लॉ को बेटर करने के लिए ये सब हटा दिया। तो रूल नंबर 38 में आप क्या पढ़ते थे, जो बैंकिंग कंपनी होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है इंक्लूडिंग एन एनबीएफसी, उसको 50-50 का ऑप्शन होता है। तो 50-50 के ऑप्शन के लिए उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए लिखा था कि वो जीएसटीआर 2 में करेगा, वो उन्होंने ठीक करके बोल दिया भाई वो सब जीएसटीआर 3 में ही होने वाला है, 3B में ही होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, खाली वो आपकी जानकारी के लिए होगी। देन आपके चेंजेस हो गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक अमेंडमेंट हुआ है विथ रिगार्ड टू जो लिमिट होती है हमारी 40 लाख की, उसके रिलेटेड, और दूसरा अमेंडमेंट हमारा किया गया है विथ रिगार्ड टू सेक्शन नंबर 29 रेड विथ रूल नंबर 21A, दैट इज सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये 2 चेंजेस है। पहला वाला जो अमेंडमेंट है, जो हमें लिमिट वाला करना है, वो तो आपको पहले से हो चुका है, आपको आता है, ये हमने पढ़ लिया पहले ही। जब हमने कॉम्पोजिशन स्कीम का अमेंडमेंट पढ़ा था तब ये कवर हो गया ना। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने 8 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स देखे जिसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा था, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट पहले लिखा होता था, तो ही वो इनएलिजिबल होते थे। तो हमने कहा था विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट वाली बात हटा दो, अब वो नहीं है। वही सेम अमेंडमेंट यहां भी तो होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आप क्या पढ़ते थे कि अगर कोई ऐसा स्टेट है विच इज अदर देन अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसा कोई स्टेट है और वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो उनका जो लिमिट है वो 40 लाख का है। लेकिन अगर वो ये तीन पॉइंट्स एंड ये 4 पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर वो इनकी सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, कैसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, तो फिर उनकी लिमिट 40 नहीं होती है, 20 होती है। ये बात यहां भी है। तो यहां पर जब फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स लिखा था तो यहां भी तो सिमिलर अमेंडमेंट हुआ विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट वाली बात यहां से भी डिलीट हो गई। मतलब अब फ्लाई ऐश कंटेंट का कंटेंट कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स का सप्लाई करने वालों का लिमिट 20 लाख ही रहने वाला है, उनको 40 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। ये छोटा सा अमेंडमेंट जो वैसे आप जान ही गए थे। दूसरा अमेंडमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हुआ है सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 2 में।
सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 2 क्या होता है? डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, आप खुद नहीं गए हो, डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, मतलब आपने कोई कांड किया है तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले सस्पेंड करेगा। सस्पेंशन के बाद इंक्वायरी होगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और फिर ही आपका कैंसलेशन किया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। तो वो जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, वो लिस्ट ऑफ आइटम्स में 2 आइटम्स में चेंज किया गया है, 29(2)B एंड 29(2)C। बाकी आइटम्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो अभी भी वैसे ही हैं कि भाई अगर आपने इनवॉइस इशू किया पर सप्लाई नहीं किया, या आपने एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के कोई प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस किया, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं ना, वो वैसे ही है। लेकिन 2 पॉइंट्स में बदलाव हुआ है। एक जो कॉम्पोजिशन स्कीम वालों का पॉइंट है उसमें बदलाव हुआ है, और दूसरा जो रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं उनका पॉइंट में बदलाव हुआ है। यानी GSTR 4 फाइल करने वाले और GSTR 3B फाइल करने वाले। बदलाव क्या हुआ है? पहले आप ऐसा पढ़ते थे कि GSTR 4 अगर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक नहीं भरा तो रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड करके हम कैंसिल कर देंगे। 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक GSTR 4 नहीं भरा। अब इन्होंने उसको बदल के क्या कर दिया? अगर आपने किसी भी साल का GSTR 4 ड्यू डेट आ जाने के 3 महीने बीत गए फिर भी नहीं भरा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल करेंगे। यानी कितना बड़ा बदलाव हो गया ये। पहले लिखा था 3 साल, अब GSTR 4 फाइल होता है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों का, तो GSTR 4 अगले साल के 30 अप्रैल तक फाइल होता है। तो ये ऐसा कह रहे थे कि 3 साल तक GSTR 4 फाइल नहीं हुआ होगा तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल करेंगे, विच वॉज 3 years। अब इन्होंने इसको बदल के थोड़ा सा रीजनेबल और रैशनल बनाया कि किसी भी साल का रिटर्न 3 महीने से ज्यादा लेट हो गया तो हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल कर देंगे। मतलब अगर साल 2021-22 की बात करें तो रिटर्न भरने की डेट 30 अप्रैल 2022 हो गई। 30 अप्रैल 2022 के बाद 3 महीने बीत गए। 30 अप्रैल के बाद 3 महीने, दैट इज 31 मई, 30 जून और 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 3 महीने बीत गए और अभी भी आपने रिटर्न नहीं भरा GSTR 4। अब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे हम एंड देन कैंसिल करेंगे। तो इसीलिए अब यहां क्या हो गया? फर्निश द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सेड रिटर्न। 3 महीने के बाद आपने रिटर्न भरा तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, रेगुलर रिटर्न वालों के लिए क्या लिखा था? अगर आपने कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months तक नहीं भरा तो आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। अब इन्होंने ऐसा लिख दिया है कंटिन्यूस टैक्स पीरियड जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे वहां तक नहीं भरा तो फिर उस केस में हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेंगे। तो इन्होंने कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months को हटा के कह दिया कंटिन्यूस टैक्स पीरियड, और वो भी कहां प्रिस्क्राइब करेंगे? प्रिस्क्राइब कर दिया है क्या? हां जी, प्रिस्क्राइब भी कर दिया है। प्रिस्क्राइब क्या किया है इन्होंने? 2 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिस्क्राइब किया है। ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? रेगुलर पर्सन के लिए। व्हेन आई से रेगुलर मतलब कौन? जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, यानी उसका रिटर्न कौन सा होता है? GSTR 3B। GSTR 1 नहीं, GSTR 3B उसका रिटर्न होता है। GSTR 1 तो एक स्टेटमेंट होता है ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जो अगले महीने की 11 तारीख तक भरना होता है, और GSTR 3B तो अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होता है। ये GSTR 3B अगर कंटिन्यूस टैक्स पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया है उस तक नहीं भरा तो फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल करेंगे। जिसमें 2 पार्ट्स कैसे हो गए? एक वो जो QRMP स्कीम में है और एक वो जो QRMP स्कीम में नहीं है, यानी रेगुलर नॉर्मल रिटर्न फाइलर्स हैं, और दूसरे जो रेगुलर QRMP स्कीम फाइलर्स हैं। तो इन्होंने ऐसा लिखा जो नॉन QRMP स्कीम फाइलर्स हैं उनका कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months ही है। पहले भी 6 था, अभी भी 6 है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है यहां पर। तो अगर आपने 6 महीने तक लगातार GSTR 3B नहीं भरा, 6 महीने तक लगातार GSTR 3B नहीं भरा तो आपका रजिस्ट्रेशन हम सस्पेंड करके फिर इंक्वायरी करके कैंसिल कर देंगे। और अगर आप QRMP स्कीम वाले हो तो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड, तो यानी कि क्वार्टरली, यानी कि एक तरीके से 6 महीने ही तो हो गया ना, क्योंकि 2 क्वार्टर यानी 6 महीने ही होता है। 2 क्वार्टर का आपने अगर GSTR 3B नहीं भरा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल कर सकते हैं। तो वर्चुअली देखा जाए तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। पहले भी 6 months था, अभी भी 6 months है, लेकिन लैंग्वेज को सुधार के थोड़ा सा बेटर कर दिया कि अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइलर हो, QRMP वाले नहीं हो तो 6 months ही है, बट अगर आप QRMP स्कीम वाले हो तो 2 टैक्स पीरियड है, यानी 2 क्वार्टर है, एंड 2 क्वार्टर मींस 6 months ओनली। तो इसीलिए उस लॉ की लैंग्वेज को रिफाइन कर दिया। तो वैसे तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये एक बात जो बदल गई। दूसरा, ये अमेंडमेंट पढ़ने के बाद
हम जो रूल 21A सब रूल 4 अमेंड हुआ है वो रीड कर पाएंगे। सस्पेंशन को अगर थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले तो होता क्या है, अगर सेक्शन 29 में मैं सामने से चल के जाता हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन दूंगा सस्पेंशन हो जाएगा जब मैं एप्लीकेशन दूंगा, और फिर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो कैंसलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है तो उसे पहले सस्पेंशन ही करना होगा, और सस्पेंशन करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, जिसमें सस्पेंशन करने के बाद वो इंक्वायरी पीरियड चलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा और फिर ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। तो जैसे ही मैंने जो अभी पॉइंट्स पढ़े, यानी कि अगर GSTR 4 3 महीने बीत चुके हैं नहीं भरा, या फिर 6 महीने तक GSTR 3 भी नहीं भरा एज अ रेगुलर फाइलर, या फिर मैंने 2 टैक्स पीरियड्स तक 2 क्वार्टर्स तक GSTR 3 भी नहीं भरा एज अ QRMP स्कीम वाला, तो मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होते ही मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा का मतलब ये नहीं कि काम नहीं कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा बट टैक्स इनवॉइस नहीं बना पाऊंगा, GST कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा मेरे को जब सस्पेंशन हो जाता है। अब सस्पेंशन हो जाने के बाद हम इंतजार कर रहे हैं कैंसलेशन होने का। कैंसलेशन होने के पहले अगर मेरी गलती मुझे रियलाइज हो गई और मैं पछतावा करना चाहता हूं, और पछतावा करने के लिए जो रिटर्न्स मैंने नहीं भरे थे वो मैंने भर दिए, तो अमेंड करके अब ऐसा डाल दिया गया है कि जैसे ही आपने जो रिटर्न्स नहीं भरे थे जिसकी वजह से आपका सस्पेंशन हुआ था, वो रिटर्न्स भरते ही आपका जो सस्पेंशन हुआ था उसका डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ होगा तो मेरा सस्पेंशन हुआ क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं भरे और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर 30 में एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। लेकिन सस्पेंशन हो जाने के बाद अभी तक कैंसलेशन हुआ नहीं था और मेरी आत्मा जाग गई और मैंने जाके रिटर्न्स भर दिए, तो सरकार ने रूल में डाल दिया कि अगर आपने ऐसे रिटर्न्स भर दिए तो हम तुरंत उसे डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन कर देंगे, क्योंकि कैंसलेशन अभी तक हुआ नहीं था, सस्पेंड किया था, आपको आपकी गलती का रियलाइजेशन हो गया, आपने ठीक कर दिया, तो ठीक है ना, फिर हम अननेसेसरी अभी आगे क्यों बात बढ़ाए। यही बात बस डाली गई है और कुछ नहीं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर रीड कर लेना, मैं सिर्फ काम की बात कर देता हूं। यहां क्या लिखा है, द सस्पेंशन under sub rule 1 or sub rule 2 or sub rule 2A shall be deemed to be revoked upon completion of proceedings by the proper officer, and such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect। यानी जब deemed revocation होगा तो फिर ऐसा माना जाएगा जब से सस्पेंशन आया था तब से ही हो गया। However, the suspension under this rule may be revoked by the proper officer any time during the pendency of proceeding। ये बातें पहले से थी कि भाई अगर सस्पेंशन के दौरान कभी भी ऐसा लगा ऑफिसर को कि भाई गलती नहीं है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो खुद अपनी इच्छा से भी रिवोक कर सकता है। अब क्या डाला है, फर्दर वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर रूल 21A2A फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ 29(2) जो अमेंड हुआ, जो हमने अभी पढ़ा, क्लॉज बी इज फॉर कॉम्पोजिशन डीलर एंड क्लॉज सी इज फॉर रेगुलर, चाहे QRMP वाला हो या फिर अदर रेगुलर पर्सन हो, एंड द रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अभी तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ था, द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स। ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स, इसमें क्या होता है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है, सर 6 महीने का मैंने GSTR 3 भी नहीं भरा था एज अ रेगुलर पर्सन, सस्पेंशन हो गया, अब मैं 1 महीने का भर देता हूं, तो सर अब तो मैंने 5 ही महीने का नहीं भरा है ना, तो क्या डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। अभी एक बार गलती हो गई ना और 6 महीने के नहीं भरे थे तो सस्पेंशन हुआ था, 6 के 6 भरो, तभी आपका जो सस्पेंशन हुआ था उसका रिवोकेशन कर लिया जाएगा। डीम्ड यानी कि प्रॉपर ऑफिसर नहीं करेगा, मान लिया जाएगा हो गया, नहीं तो अदरवाइज तो प्रॉपर ऑफिसर को करना पड़ता है। तो ये बात डाली गई कि वो डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन कर दिया जाएगा। तो दिस इज द अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलो फटाफट नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हमारे, जहां पे अमेंडमेंट किया गया है, दैट इज सेक्शन नंबर 31 to 34 टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स में हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है। 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट है यहां पर, 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट क्या, एक पहला अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट का अमेंडमेंट। अभी तक आप क्या जानते थे कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 और ऑनवर्ड्स 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइसिंग फॉलो करना पड़ेगा। ये 10 करोड़ अब हुआ है, यानी कि पहले आप यहां 10 करोड़ की जगह क्या पढ़ते थे, 20 करोड़।
20 करोड़ की जगह लिमिट क्या कर दी गई है 10 करोड़। तो एक जमाना था जब लिमिट 500 करोड़ थी, फिर लिमिट 100 करोड़ की गई, फिर 50 करोड़ की गई, फिर 20 करोड़ की गई, और अब 1 अक्टूबर 2022 से ये लिमिट कितनी कर दी गई है 10 करोड़ कर दी गई है। बाकी सब बातें वैसी की वैसी। आपका पहला सिंपल सा अमेंडमेंट है, लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ₹10 करोड़। तो साल 2022-23 में मुझे ई इनवॉइसिंग फॉलो करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2022 से। अगर इससे पहले किसी भी साल में 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22 इनमें से किसी भी साल में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो इस लिमिट को 5 करोड़ करने की भी बात की जा चुकी है। हालांकि अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, अभी तक भी नोटिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए ये लिमिट 10 करोड़ ही है। तो सिंपल है, पहले जो आप 20 पढ़ते थे उसकी जगह आप क्या पढ़ने वाले हो 10। ये पहला अमेंडमेंट है। मैंने कहा 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं। दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ है? दूसरा अमेंडमेंट, जिनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है हमने ई इनवॉइसिंग के रिक्वायरमेंट से, वहां किया गया है। तो आपने यहां पर 6 पॉइंट्स पढ़े हुए होते हैं जिनको एग्जेम्पशन मिला है। ये 6 पॉइंट्स जो पहले से आप जानते हैं, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये बात आपको पहले से पता है। क्या? कि भाई अगर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बट अगर वो एसईजेड यूनिट है, इंश्योरर बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी है, कोई जीटीए है, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला है, या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमैटोग्राफिक फिल्म दिखाता है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी है, ये 6 है। एसईजेड यूनिट, हां, एसईजेड डेवलपर नहीं लिखा है, एसईजेड यूनिट लिखा है। तो उस सिचुएशन में आपको ई इनवॉइसिंग फॉलो नहीं करना। ई इनवॉइसिंग फॉलो नहीं करेंगे, भले आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो भी चलेगा। अपनी इच्छा से करना है, वेरी गुड, पर हमने नहीं कहा आपको ई इनवॉइसिंग करना होगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये बात तो आपको पता है, ये तो पहले से ही थी। तो यहां अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है कि जिन 6 लोगों को हमने एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया है, उनको हमने अब एक डिक्लेरेशन देने बोला है इनवॉइस में। एक डिक्लेरेशन मैंडेटरली देने बोला है इनवॉइस में। क्या डिक्लेरेशन उनको देना होगा? उन्हें अपने इनवॉइस में क्लियरली एक डिक्लेरेशन में यह बात लिखनी होगी कि वैसे तो हम पे ई इनवॉइसिंग लग रहा था क्योंकि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, लेकिन हमें क्योंकि एग्जेम्पशन मिला था इसीलिए हमने ये ई इनवॉइसिंग बिना फॉलो किए मैन्युअली जनरेट किया हुआ इनवॉइस है। यह बात लिखनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। अगर यह बात इन्होंने नहीं लिखी तो उस बनाए हुए मैनुअल इनवॉइस को इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, और अगर उस इनवॉइस को इनवॉइस ही नहीं माना गया तो मरेगा रेसिपिएंट। क्यों मरेगा रेसिपिएंट? क्योंकि रेसिपिएंट के लिए कंडीशन होती है 16(2)(a, और वो कंडीशन क्या होती है कि हाथ में इनवॉइस होगा तो ही तो आप आईटीसी ले पाओगे। तो है तो सर हाथ में इनवॉइस, लेकिन उसमें डिक्लेरेशन नहीं है। डिक्लेरेशन नहीं है मतलब वो इनवॉइस होके भी आपके हाथ में नहीं है। नहीं है इसका मतलब आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। यानी ये डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर दीज पीपल जिनको हम एग्जेम्पशन देते हैं। तो देखो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ डिक्लेरेशन एज बिलो that invoice is not required to be issued in the manner specified in 48(4). 48(4) is e-invoicing. In all cases where invoice is issued other than in the manner specified in 48(4) by the taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards more than the aggregate turnover as notified. Presently it is notified as 10 करोड़। तो अगर नोटिफाइड है 10 करोड़ से ऊपर है और आपका 10 करोड़ से ऊपर है तो वैसे तो इनवॉइसिंग बनाना था, लेकिन अगर आप इन 6 पॉइंट्स में कवर्ड थे तो एग्जेम्प्टेड था। तो आपको नहीं बना रहे हो अगर इनवॉइस तो ये डिक्लेरेशन डालना है। डिक्लेरेशन क्या है? आई या वी hereby declare that do our aggregate turnover in any preceding financial year is more than the aggregate turnover notified under 48 sub rule 4, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub rule. ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका इनवॉइस नहीं माना जाएगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है, अगर वो ई इनवॉइसिंग के थ्रू इनवॉइस नहीं बनाते तो उनका इनवॉइस नहीं माना जाता है। इसीलिए जिन पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उन्हें ई इनवॉइसिंग के थ्रू ही बनाना है, नहीं तो रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उनका इनवॉइस नहीं माना जाएगा। तो अब इन्होंने बोल दिया जिनको एग्जेम्पशन मिला है 10 करोड़ से ऊपर होने के बावजूद उनको ये डिक्लेरेशन देना है, तभी सामने वाले को इनवॉइस मानने का हक है, अदरवाइज उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ही 10 करोड़ तक है उसको डिक्लेरेशन नहीं देना है, क्योंकि उसपे तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है ना यार। जिसपे एप्लीकेबल है और फिर एग्जाम किया हुआ है उसी को खाली ये डिक्लेरेशन देना होगा। तीसरा अमेंडमेंट जो हमारा इस चैप्टर में हुआ है, जो अमेंडमेंट वैसे हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पढ़ाया तो ये अमेंडमेंट भी पढ़ा दिया।
16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट चेंज हुई थी, वही टाइम लिमिट आपको तब भी मैंने कही सेक्शन नंबर 34 के क्रेडिट नोट के लिए भी चेंज की गई है। सेम टू सेम वही 30th डे ऑफ नवंबर और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है उसके अलावा, तो वही बात यहां पर भी बदल दी गई है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न। पेमेंट ऑफ टैक्स में सेक्शन नंबर 49 में भी एक अमेंडमेंट हुआ है और सेक्शन नंबर 50 में भी एक अमेंडमेंट किया गया है, एक नया रूल डाल के, रूल 88B। तो पेमेंट चैप्टर में दो अमेंडमेंट्स हुए हैं, एक सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में अमेंडमेंट हुआ है और एक सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसके थ्रू नया रूल नोटिफाई किया हुआ है। तो हम पहले सेक्शन नंबर 49 में जो सब सेक्शन 10 में अमेंडमेंट हुआ है उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले सेक्शन 49-10 में आप क्या पढ़ते थे और अब 49-10 में क्या लिखा हुआ है, हम उसका कवरेज समझते हैं। 49-10 में आपने ये बात पहले से पढ़ी हुई है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी मेजर हेड में या उसके किसी माइनर हेड में कोई अमाउंट पड़ा है और आप उस अमाउंट को किसी और मेजर हेड के किसी और माइनर हेड में ट्रांसफर करना चाहते हो तो जीएसटी पीएमटी 9 भर के ये ट्रांसफर कर सकते हो। एक जमाना था जब ऐसा अलाउड नहीं था, आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। यानी अगर समझो एक मेजर हेड है सीजीएसटी, उस मेजर हेड सीजीएसटी के माइनर हेड इंटरेस्ट में 1000 रुपए पड़े हैं, मैंने जमा करा रखे थे, 1000 रुपए उसमें जमा कराए थे कि कभी अगर कुछ चुकाना होगा तो ये 1000 में से डिडक्ट हो जाएगा। पर अब मुझे आईजीएसटी एक्ट का कोई पेनल्टी भरने की बारी आ गई, तो आईजीएसटी मेजर हेड का कोई माइनर हेड पेनल्टी भरने की बारी आ गई, तो मुझे उसमें पैसा डिपॉजिट कराना था। तो मैंने ये सोचा कि पहले से इंटरेस्ट ऑफ सीजीएसटी में डाला हुआ है तो क्यों ना इस इंटरेस्ट ऑफ सीजीएसटी के ही 1000 रुपए को ट्रांसफर कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये बात आप जानते हैं। इट इज पॉसिबल बाय फाइलिंग जीएसटी पीएमटी 9। यही बात 49 सबसेक्शन 10 में लिखी थी। फटाफट रीड कर ले क्या लिखा था अभी तक। रजिस्टर्ड पर्सन may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty or any other amount available in the electronic cash ledger to electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union tax or such in such form or manner as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from electronic cash ledger। यानी अगर आप ट्रांसफर एक से दूसरे में कराते हो तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे उसमें से रिफंड हो गया और वो रिफंड जो आपको मिला वो आपने उसमें जमा करा दिया। नहीं तो पहले क्या होता था, सच में रिफंड लेना पड़ता था, फिर रिफंड लेने के बाद चालान बना के जमा करना पड़ता था। बहुत पहले जब शुरुआत में जीएसटी आया था, कुछ सालों पहले अमेंड करके 49-10 में ये बात डाल दी गई थी कि भाई अब आप डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हो, चलेगा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम मान लेंगे कि डीम्ड रिफंड हो गया। तो ये तो पता था सर, अमेंडमेंट कहां है? अमेंडमेंट राइट साइड है। इस प्रोविजन को चेंज किया गया है। चेंज किया गया है मतलब जो बताया सर उसमें कोई बदलाव है क्या? नहीं, जो बताया वो अभी भी 100% सेम है, कुछ ऐड कर दिया गया है। और क्या मस्त बात ऐड की गई है। ऐड करके इन्होंने क्या बोला है, समझो एक पर्सन है ए लिमिटेड, उसकी 2 रजिस्ट्रेशन है, एक रजिस्ट्रेशन सूरत का है और एक रजिस्ट्रेशन मुंबई का है, 2 जीएसटी आयन है। तो आप जानते हो दोनों जीएसटी आयन डिस्टिंक्ट होते हैं और दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, उनकी क्रेडिट्स भी अलग अलग चलती हैं, उसका आईटीसी अलग, उसका आईटीसी अलग। ऐसे ही उनके कैश लेजर भी अलग अलग होंगे, उसका कैश लेजर अलग, उसका कैश लेजर अलग। तो हम अभी तक क्या बोलते थे कि जो सूरत वाला रजिस्ट्रेशन है, सूरत वाले रजिस्ट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी मेजर हेड के माइनर हेड का पैसा सूरत वाले ही रजिस्ट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के कोई और मेजर हेड के माइनर हेड में डालना है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। यही जीएसटी पीएमटी 9 था। लेकिन किसी टैक्स पेयर ने अगर आपको कहा कि मैं मेरे सूरत वाले रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा उठा के मुंबई वाले रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो आप कर सकते थे क्या? नहीं, नहीं कर सकते थे। ऐसा थोड़ी कर सकते थे आप, क्योंकि वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 या सेक्शन 25 सबसेक्शन 5। तो ये पॉसिबल नहीं था। अब गवर्नमेंट ने बोला पॉसिबल है, एकदम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसा होता है ना यार, दोनों मेरी रजिस्ट्रेशन है, एक में एक्सेस पैसा डल गया है और एक में लाइबिलिटी आ रही है अननेसेसरी, तो जिसमें एक्सेस पड़ गया है पैसा उसको वहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। अब गवर्नमेंट ने बोला कर लो भाई, कोई बात नहीं, चलेगा। इन्होंने अलाउ कर दिया। हालांकि ये अलाउ एक शर्त पे किया है, एक प्रोविजो पे किया है और बड़ी लेजिटिमेट सी शर्त है। शर्त क्या है कि भाई अगर मैं सूरत के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अमाउंट मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल रहा हूं तो सूरत का इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो है
उसमें कोई अमाउंट पेएबल नहीं दिखना चाहिए। यानी सूरत में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर का अमाउंट है उसमें कुछ बकाया दिख रहा है, कुछ देना बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने उसके हिसाब से पैसा डाला हुआ है, और अब आप कह रहे हो कि सूरत के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा उठा के आप मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालना चाहते हो, जबकि अभी तक सूरत के इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में कुछ पेएबल दिख रहा है, तो तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई भी अमाउंट हो, किसी भी हेड का बाकी हो, कोई भी अमाउंट बाकी होगा जो अनपेड है, तो अभी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते आप किसी भी मेजर हेड के माइनर हेड में। नहीं तो आप बिंदास किसी भी मेजर हेड के माइनर हेड में ट्रांसफर करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक रिस्ट्रिक्शन है, जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन है। पढ़ लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, अवेलेबल पेनल्टी फी और एनीथिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब इसको ये पॉइंट बना दिया जो पहले से ही था, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट, यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस, ये तो पहले से ही था, भी ऐड कर दिया। इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन 25(4) या 25(5) subject to the manner as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund, provided that clause B के लिए खाली clause B के लिए it shall be allowed only if the said registered person does not have any unpaid liability in his electronic liability register। तो पहले 49(10) में खाली क्या लिखा था, आप अपने ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक हेड से दूसरे हेड में कैसे भी लेके जाओ, कुछ भी करो। लेकिन अब क्या बोल दिया, आप अपने एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ भी करो, लेकिन जहां से ट्रांसफर कर रहे हो उसके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में 1 रुपया भी अनपेड नहीं होना चाहिए किसी भी हेड का, तो ही आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। दैट इज द अमेंडमेंट इन 49 सबसेक्शन 10। इसके लिए जो फॉर्म है वो जीएसटी पीएमटी 9A है। तो ये फॉर्म्स नंबर वैसे एग्जाम में काम नहीं लगते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में काम लगते हैं। जीएसटी पीएमटी 9 तो था ही, और अब जीएसटी पीएमटी 9A आ गया नई वाली बात के लिए, और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ऐसे ही एक 49 सबसेक्शन 12 भी नया डाला है, बट वो किसी काम का नहीं है। ये पावर क्रिएट की है गवर्नमेंट ने, खाली पावर क्रिएट की है, बट अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो ये कोई काम का नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, अभी चलेगा। ये हमारे सेक्शन नंबर 49 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया पेमेंट का, वो एक बात हो गई। और एक छोटा सा अमेंडमेंट सेक्शन 49 में ही किया गया है, और वो सेक्शन 49 में एक छोटा सा अमेंडमेंट क्या किया है, आप अभी तक क्या पढ़ते थे कि अगर आप बैंक से पेमेंट करते हो, दैट इज इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कितना भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कितना भी कर सकते हो, या 2 चीजें और ऐड कर दी, यूपीआई और आईएमपीएस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो छोटी सी बात ऐड हुई है। तो देखो 2 तरह के पेमेंट होते हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट, एक ऑफलाइन पेमेंट। ऑफलाइन पेमेंट में आप ओवर द काउंटर पेमेंट पढ़ते हो और एनईएफटी आरटीजीएस पढ़ते हो, जिसमें एनईएफटी आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, पर वो ऑफलाइन पेमेंट होता है क्योंकि इसमें एक मैंडेट फॉर्म सबमिट करना होता है। और जो ओवर द काउंटर पेमेंट है वहां पे 10,000 रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हो पर चालान, पर टैक्स पीरियड, वो अभी भी वैसा ही है। जो ऑनलाइन पेमेंट था जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, उसके अंदर आप क्या पढ़ते थे, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कर रहे हो। अब वहां पे बोल दिया इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो कोई भी बैंक, आईएमपीएस के थ्रू भी कर सकते हो कोई भी बैंक। ये 2 बातें ऐड हो गई, दैट्स इट। ये सिर्फ थोड़ा सा जोड़ दिया गया है सेक्शन नंबर 49 में, और कुछ भी नहीं किया गया है। इसके बाद जो अमेंडमेंट किया गया है वो सेक्शन नंबर 50 में किया गया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 50 का जो अमेंडमेंट है, थोड़ा सा लेंथी डिस्कशन होगा इसके अंदर, और फिर रिटर्न चैप्टर बचा है हमारा, जो रिटर्न चैप्टर का अमेंडमेंट नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं, जहां छोटे छोटे कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। सेक्शन 37 से लेके 48 में जो हमारे चेंजेस किए गए हैं। तो आपने जो पार्ट 1 देखा था, उस पार्ट 1 में हमने जो चार्ज का चैप्टर था, सप्लाई का चैप्टर था, एग्जेम्पशन का चैप्टर था, उसके रिलेटेड सब कुछ कवर किया था। आज के सेशन में, इस सेशन में हमने कवर कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, टैक्स इनवॉइसेस के रिलेटेड, पेमेंट के रिलेटेड हमारे जितने भी कवरेज है। हम नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट के ही इंटरेस्ट के रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, एक इंटरेस्ट के रिलेटेड अमेंडमेंट तो हमने कवर कर लिया, जो मैंने आपके साथ सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 180 दिन वाले में कवर कर लिया। अवेलमेंट की जगह यूटिलाइजेशन अब वहां पढ़ा जाएगा। बाकी जो हमारे और चेंजेस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप इसे ध्यान में रखेंगे जितने भी चेंजेस किए गए हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।